Good morning, guys. Today we are going to discuss about UPSC prelims PYQ test. Let's start. Question number 1. निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए. मार्शल आर्ट और उत्पत्ति स्थान. ए. कलारीपट्टू तमिलनाडु. ऑप्शन 2 सिलंबम केरल. 3 ठोडा पंजाब. उपरोक्त युग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी तीनों जोड़े, डी कोई भी नहीं. इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कलारीपट्टू भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक. कलारीपट्टू हालांकि दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है. इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास केरल राज्य में हुई थी. कलारी एक मलयालम शब्द है जो एक विशिष्ट प्रकार के स्कूल, व्यायामशाला, प्रशिक्षण हॉल को संदर्भित करता है जहां मार्शल आर्ट का अभ्यास या शिक्षण किया जाता है. अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है. सिलंबम तमिलनाडु की एक वैज्ञानिक और आधुनिक मार्शल आर्ट है जो स्टाफ फेसिंग का एक विशिष्ट रूप है. इसे पांड्या, चोल और चेरा शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान प्रोत्साहित किया. तमिल साहित्य. शिल्पाधिकारम जो 2री शताब्दी ईसा का है में शिवलंब की लाठियों और मोती व तलवारों और कवचों के विदेशी व्यापारियों को बेचने का उल्लेख मिलता है. अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है. ठोडा. हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न ठोडा मार्शल आर्ट खेल और संस्कृति का मिश्रण है. यह हर साल अप्रैल में बैसाखी उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है. अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ऑप्शन ए. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है. ऑप्शन बी. दूरदर्शन के लिए विशेष रूप से बनाई गई फिल्मों ही CBFC प्रमाणन आवश्यक का अपवाद है. ऑप्शन सी. टेलीविजन कार्यक्रमों और धारावाहिकों के लिए CBFC प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है. उपरोक्त तथ्यों में से कितने सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी केवल 2. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के बारे में. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC या भारतीय सेंसर बोर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है. अतः कथन एक सही नहीं है. बोर्ड को फिल्म की समीक्षा करनी होती है और यह निर्धारित करना होता है कि क्या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, आयु वर्ग, धार्मिक समुदाय या राजनीतिक समूह का अपमान करने के आधार पर फिल्म को प्रदर्शन से रोका जाना चाहिए. भारत में सभी फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है जिसमें विदेशों से आयातित फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें CBFC से प्रमाणन प्राप्त करना होता है. किसी भी फिल्म को एक भाषा से दूसरी भाषा में डब करने के लिए उसे नए सिरे से डब करना अनिवार्य है. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि भाषा में किया गया परिवर्तन किसी भी तरह से आपत्तिजनक नहीं है. CBFC प्रमाण पत्र का एकमात्र अपवाद विशेष रूप से दूरदर्शन के लिए बनाई गई फिल्में हैं क्योंकि वे भारत सरकार के आधिकारिक प्रसारक हैं और ऐसी फिल्मों की जांच के लिए उनके अपने नियम हैं. अतः कथन 2 सही है. टेलीविजन कार्यक्रमों और धारावाहिकों के लिए CBFC प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. अतः कथन 3 सही है.
भारत सरकार ने वर्ष 2016 में फिल्म निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से श्याम बेनेगल समिति का गठन किया। इस समिति का लक्ष्य विश्व भर में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। परंपराएं, समुदाय। लोसुंग महोत्सव भूटिया जनजाति, चेइरा ओबा महोत्सव मैतेई जनजाति, वांगला महोत्सव गारो जनजाति। उपरोक्त युग में से कितने युग सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सभी तीन। लोसुंग महोत्सव सिक्किम का एक नववर्ष है। इसे हर साल दिसंबर के माह में पूरे सिक्किम में मनाया जाता है। अतः युग एक सही सुमेलित है। परंपरागत रूप से इसे भोटी जनजाति का त्योहार माना जाता है, लेकिन आजकल लेपचा लोग भी इसे समान उत्सव और खुशी के साथ मनाते हैं। इस त्योहार की विशेषताएं यह है कि लोग उत्सव का आनंद लेते हुए स्थानीय रूप से निर्मित शराब, जिसे चौंग कहा जाता है, का सेवन करते हैं। वे मठों में जाम नृत्य और ब्लैक हार्ट नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य करने के लिए भी एकत्र होते हैं। चेइरा ओबा महोत्सव, यह त्योहार पूरे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि यह मणिपुर जनजातियों के अनुसार नया साल है। यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसका मतलब साजिबू महीने का पहला दिन है। यह त्योहार मेइती जनजाति के द्वारा पूजे जाने वाले घरेलू देवता सनमाही से जुड़ा हुआ है। यह आमतौर पर सनमाही के मंदिरों में मनाया जाता है, लेकिन साथ ही प्रत्येक घर में सफाई की जाती है और पारिवारिक के सदस्यों के लिए नए बर्तन तथा कपड़े खरीदे जाते हैं। अतः युग दो सही सुमेलित हैं। वांगला महोत्सव सोड्रम का महोत्सव, यह त्योहार मेघालय के प्रमुख गारो जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक होता है और फसल कटाई के बाद मौसम के रूप में मनाया जाता है। इसे मिसी सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। अतः युग तीन सही सुमेलित है। यह त्योहार एक स्थानीय देवता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें उदार माना जाता है और उन्हें समुदाय में होने वाली शुभ घटनाओं का कारण माना जाता है। उत्सवमयी माहौल बनाने के लिए ढोल, बांसुरी, अन्य ऑर्केस्ट्रा वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। सोडोल वांगला महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि तेज ढोल की आवाजें इस त्योहार की शुरुआत का संकेत देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में समाचारों में रहा शब्द डोडोल किससे संबंधित है? ओडिशा का एक पारंपरिक लोक नृत्य, बी गुजरात में एक आदिवासी समुदाय, सी राजस्थान में सिंचाई तकनीक का एक प्रकार, डी एक क्लासिक गोवा मिठाई। इसका ऑप्शन डी सही है। डोडोल एक क्लासिक गोवा की मिठाई है, जिसे अक्सर गोवा की मिठाइयों की रानी यानी का बेबिनिका की चचेरी बहन कहा जाता है। यह गहरे रंग की मिठाई चावल के आटे, नारियल के दूध और काले ताड़ के गुड़ से बनाई जाती है तथा इसकी बनावट जेली जैसी होती है। अतः विकल्प डी सही है। हाल ही में गोवा सरकार ने डोडोल नामक गोवा की मिठाई के ये भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, प्रथम भारतीय पंच चिन्हित सिक्कों को बरपुर गद्दाना कहा जाता था। ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभिक सिक्कों को करसापण के नाम से भी जाना जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका ऑप्शन डी सही है, ना तो एक ना दो। एक्सप्लेनेशन,
विभिन्न महाजनपदों द्वारा जारी किए गए पंचचिन्हित सिक्के, पुराण, करसापण या परनामक पहले भारतीय पंचचिन्हित सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के गंगा के मैदान के विभिन्न जनपदों और महाजनपदों द्वारा बनाए गए थे, अतः कथन एक सही नहीं है। ये सिक्के अनियमित आकार के, मानक वजन के और चांदी से बने होते थे, अतः उन पर विभिन्न चिन्हांकित होते थे, जैसे सौराष्ट्र में ऊबड़ वाला बैल, दक्षिण पांचाल में स्वस्तिक तथा मगध में सामान्यतः 5 चिन्ह होते थे। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के। विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 17वीं शताब्दी ने एक बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। उनके सिक्कों में प्रयुक्त अन्य धातुएं शुद्ध चांदी और तांबा थी। पगोड़ा उच्च मूल्य वर्ग खंजर के प्रतीक के साथ दौड़ते योद्धा की आकृति है। गोल्ड फेनम आंशिक इकाइयां हैं। सिल्वर टारस आंशिक इकाइयां हैं। तांबे के सिक्के दैनिक लेन देन। विजयनगर के शुरुआती सिक्के अलग अलग टकसालों में बनाए जाते थे और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि बरपुर गद्दान, भटकल गद्दान आदि। शिलालेख कन्नड़ या संस्कृत में थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 49, बी पूरा विशेष एवं काला निधि अधिनियम 1972, सी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। एक्सप्लेन देखते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यह अनुच्छेद केवल उन संहिताओं की संस्कृति की रक्षा पर केंद्रित है जो भारत के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय मूल के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। संविधान का यह अनुच्छेद उन सभी स्मारकों और वस्तुओं के महत्व को पुनः रेखांकित करता है जो भारत की विरासत से संबंधित हैं। पुरावशेष एवं कला संपदा अधिनियम 1972। यह अधिनियम कला वस्तुओं और पुरावशेषों से संबंधित चल संपत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय पुरावशेषों के निर्यात और व्यापार को नियंत्रित करना और तस्करी तथा धोखाधड़ी के लेन देन को रोकने के लिए एक कदम को आगे बढ़ाना है। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951। इस अधिनियम के तहत ऐतिहासिक महत्व के सभी स्मारक और पुरातत्व स्थल जो पहले प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते थे, उन्हें पुनः राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं घोषित किया गया। वर्ष 1951 में और 1904 की मूल सूची में लगभग 450 स्मारक और पुरातत्व स्थल जोड़े गए, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ऑप्शन बी गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति सूर्य के प्रकाश की पहुंच से परे क्षेत्रों में मौजूद है। ऑप्शन सी गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियां उन कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती हैं जो सतही जल से वर्षा के रूप में गहरे समुद्र में गिरते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल 1। व्याख्या वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट पर स्थित सबसे बड़ी ज्ञात गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियों का मानचित्रण किया है। हाल ही में खोजी गई गहरे पानी में स्थित सबसे बड़ी कोरल रीफ की अपेक्षा ग्रेट बैरियर रीफ उथले पानी में स्थित सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है, अतः कथन एक सही नहीं है। 200 में से 1000 मीटर की गहराई पर खोजी गई गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियां सूर्य के प्रकाश की पहुंच से परे क्षेत्रों में मौजूद हैं, अतः कथन 2 सही है। गहरे समुद्र में स्थित प्रवाल भित्तियां
सतही जल से गहरे पानी में प्रभावित होने वाले कार्बनिक पदार्थ व जीवित रहती हैं, अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत नेपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल 6 भारतीय राज्यों के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। बी, वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि भारत व नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। सी, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। भारत नेपाल संबंध। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं, जिसकी विशेषता दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तेदारी तथा मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि भारत एवं नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है, अतः कथन 2 सही है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत हिट एंड रन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, BNS 2023 में घटना स्थल से भागने पर 10 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बी, यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की सूचना देता है तो 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह किसी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट न करने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल 1। व्याख्या, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत हिट एंड रन कानून हिट एंड रन उपबंध भारतीय न्याय संहिता BNS का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करना है। BNS 2023 की धारा 106 के 2 में दुर्घटना स्थलों से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है, अतः कथन 1 सही है। हालांकि यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है तो उन पर धारा 106(2) के स्थान पर 106(1) के तहत आरोपी सिद्ध किया जाएगा। धारा 106(1) में गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाली मौत यानी लापरवाही के कारण होने वाली मौत के लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, अतः कथन 2 सही है। BNS की धारा 106(2) में दुर्घटना स्थल से भागने और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की सजा, कारावास तथा 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यह तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। हालांकि इस धारा ने अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन BNS में 7 लाख रुपए के जुर्माने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गुलाबी या लाल दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैंगनी रंग के दाग बनाए रखते हैं। ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गुलाबी या लाल रंग में दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैंगनी रंग के दाग को बनाए रखते हैं। ऑप्शन बी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में एक पतली पेप्टोग्लाइकन परत होती है। यह 2 लिपिड झिल्लियों के बीच स्थित होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका ऑप्शन बी सही है। बैक्टीरिया को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव। यह इस बात पर निर्भर करता है
कि यह विशिष्ट रंग का दाग बनाए रखते हैं या नहीं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैंगनी रंग का दाग बनाए रखते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गुलाबी या लाल रंग दिखाई देते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकॉन परत होती है। यह दो लिपिड झिल्लियों के बीच स्थित होती है, जो उन्हें जटिल संरचना प्रदान करती है। अतः कथन दो सही है। यह बाहरी झिल्ली का एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोध बनाती है। गाइस, ये टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।